बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अन्य डेटास की। तो एफआईएस का डेटा देखें तो एफआईएस ने करीब 1305 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईएस ने 1821 करोड़ की बाइंग की है। तो वही डेटा पैटर्न वही, बस आंकड़े चेंज हो रहे हैं डेली बेसिस पर कि एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं। आंकड़े चेंज हुए आज भी। एक बार देख लेते हैं आंकड़े ग्लोबल इंडिसेस के कितने चेंज हुए आज और किस तरह से वो ट्रेड कर रही हैं। तो डाउ जोन्स में करीब 0.5% की गिरावट के साथ फ्राइडे का सेशन रहा। शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है और निकाई में जापान के मार्केट में करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी है। बाकी जो मार्केट्स हैं चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, यहाँ पर करीब 0.25% की बढ़त बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो KIOCL करीब 8.5%, मार्सशिप आज फिर 7% ऊपर, GMDC आज फिर 7% ऊपर, गार्डन गरवारे हाईटेक का ये करीब 6.25%, जुबलेट फार्मा करीब 6%। तो ये कुछ के काउंटर हैं जो कि मार्केट से तेज चल रहे हैं। देख लेते हैं मार्केट से जो धीमे चल रहे हैं या गिर गए हैं उन शेयरों की संख्या देखें। अपोलो माइक्रो करीब 5% नीचे, स्पाइस जेट करीब 3%, पारादीप 3%, एम्बर एंटरप्राइजेस, PVR आइनॉक्स करीब 2.5% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि अभी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए, आज हमने बात भी की कि शुरुआत में कि आईटी कंपनियां आज भी प्रेशर में। फ्राइडे का सत्र जो रहा था, जो गिरने का सत्र रहा था, उसमें आईटी कंपनियों का ही एक नाम था जिन्होंने कि सभी आईटी शेयरों को गिरा दिया था। एक खबर आई थी, हालांकि उस पर पुष्टि भी हुई शाम तक कि वो ठीक नहीं थी खबर, वो ऑफिशियल उनसे नहीं आई। एक खबर और आई है अब आईटी कंपनीज को लेकर ही, वो है भारतीय आईटी कंपनियों पर अमेरिकी शिकंजा आ सकता है, क्योंकि अमेरिकी राइट विंग एक्टिविस्ट का एक बयान आया है और भारतीय आईटी कंपनियों के आउटसोर्सिंग वर्क पर वो कह रहे हैं कि रोक लग सकती है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं, उन महिला का ऐसा कहना है, अमेरिकी कंपनियों को ऑर्डर नहीं देने का दबाव बनाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के जो एसोसिएट लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत या धमकी इनडायरेक्टली इंडिया को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडियन आईटी शेयर अभी फिलहाल प्रेशर में है। तपन सर ये बताएं, आईटी शेयर खरीदें इन लेवल्स पर, इन धमकियों के बीच में ये सस्ते मिल रहे हैं, या ये अभी धमकियां सच हो गई तो ये और दिक्कत में आ जाएंगे? देखिए, जो भारत और यूएस के रिलेशन है जिस तरह से जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इतने पॉजिटिव तो है नहीं। प्लस ये बात जो अफसोस वो अफवाह थी कि जो वीजा के इश्यूज और ये सब की जो बातें चले, वो एक तरह से रूमर्स ही दिख रहे हैं अभी तो। लेकिन इसका इम्पैक्ट आईटी पे तो बहुत पड़ेगा। और यूएस और इंडिया का तो चलो ये मामला जो है कि रिलेशन खराब है, उसके वजह से ट्रम्प क्या स्टेप लेते हैं, लेकिन एआई का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो मैंने ये वीकेंड में भी कुछ आईटी प्रोफेशनल से मैं बात कर रहा था, इंटरनली बहुत ही कह सकते हैं कि जॉब्स जा रही है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, जो आंकड़े दिखा रहे हैं और उससे लेकिन रियल में ज्यादा, जो 12,000 की जो जॉब जाने की बात थी टीसीएस में, वो भी 30,000 से भी ज्यादा है। और लेफ्ट राइट सेंटर जॉब जो वो लोग निकाले, लिटरली इसलिए नहीं निकाले कि भाई अभी काम नहीं, काम तो है, लेकिन जो आगे जो आने वाला है ना एआई का इम्पैक्ट, वो इतना बड़ा है कि इतने लोगों की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब फैक्टर्स दिख रहा है कि यहाँ काफी आईटी प्रेशर में है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके भी एआई का सबसे बड़ा भूत है। ऑफ कोर्स ये ट्रम्प और मोदी जी का जो भी अभी इक्वेशन है वो शायद 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एआई की वजह से आई थिंक मेरे से हिसाब से तो आई थिंक आईटी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे इतना लग नहीं रहा कि इतना ग्रोथ आगे जाके वायबल है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी नीचे आ गए स्टॉक्स, लेकिन आगे अगर देखो ग्रोथ नहीं आई ना तो प्रीमियम डी रेटिंग हो जाती है, पीई की डी रेटिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इतना ग्रोथ दिख सकेगा। आई थिंक बहुत अच्छे डोमेस्टिक सेक्टर है जहां बेटर है फोकस कीजिए, जहां क्लियर कट रोड मैप है कंपेयर टू आईटी, जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल तो। हम्म। तो सर इंडियन आईटी में अगर किसी का एक्सपोजर है अभी, अ, तो और उसको अगर ये सोचना है कि चलिए ठीक है, इंडियन आईटी में थोड़ा बहुत वेटेज में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन आईटी का भी एक अपना एक अलग वेटेज है और पोर्टफोलियो में किसी के इंफोसिस है, टीसीएस है, तो दिमाग में यही आता है कि ये लॉन्ग टर्म में तो बुरे हैं नहीं, तो रख ही लेते हैं।
क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री इस तरह की रही है कि इन्होंने बड़े बड़े बुरे दौर देखे और फिर रिकवर होकर बहुत तेजी से आ गए। अगर किसी एक में रखना हो, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं या 5 शेयर हैं आईटी के अलग अलग, एक में रखना हो या दो में रखना हो, वो कौन से होंगे? देखिए, मैं अगर आईटी में रखना ही है तो लार्ज कैप में मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ जाऊंगा। उनका कामकाज काफी अच्छा है और जिस तरह से एआई में भी प्रोग्रेस किया है तो वो एक सेफर बेट रहेगी कंपेयर टू इन लार्ज कैप। अगर मिड कैप में जाओगे तो आई थिंक कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये दो स्टॉक हो गए जो मेरे रेडार में रहेंगे, क्योंकि वो भी एआई में काफी काम कर रहे हैं और उनका ग्रोथ कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। अगर आप देखो डबल डिजिट ग्रोथ है, इस लास्ट क्वार्टर का इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन ग्रोथ पे फोकस करना है, डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि वो सब 50 to 60 के पी पे चल रहे हैं, जबकि ये बड़े बड़े स्टॉक कुछ ऑलमोस्ट 20 से 25 के पी पे चल रहे हैं। तो वहां अगर आप देखो डबल द वैल्यूएशन है, लेकिन ग्रोथ अगर आती है तो आई थिंक कोफोज और परसिस्टेंट और बड़े में एचसीएल, ये तीन स्टॉक मेरे रेडार में रहेंगे। ठीक है। तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक, ये 3 शेयर हैं जो कि तपन जी की रडार पर हैं। तपन जी को लगता है कि यहाँ पर इन 3 शेयरों में, अगर आपका पोर्टफोलियो में आपके ये 3 शेयर हैं, तो एक बार को फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गिरेंगे देखिए सब, लेकिन घबराने की उतनी जरूरत नहीं है अगर आईटी पर कोई भी चाबुक चला। लेकिन अगर आप आईटी पर कोई चाबुक नहीं चला तो चलेंगे सबसे तेज ये तपन जी का मानना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। यूरोप भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हो सकता है। यूरोप के एग्रीकल्चर कमिश्नर और ट्रेड चीफ इस हफ्ते भारत आने वाले हैं। दिसंबर तक ये ट्रेड डील पूरा करने का लक्ष्य दोनों रीजन ने रखा हुआ है। 17 सितंबर को यूरोप एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर सकता है इंडिया को लेकर, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड रिलेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखिए 17 सितंबर, अगर आप इस डेट को थोड़ा याद करें, ढंग से दिमाग पर जोर डालें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है। अब यूरोप वाले गिफ्ट देने के मूड में है क्या? तपन जी, कोई मूड लग रहा है क्या यूरोपियन यूनियन का? वो भी देखो मूड ना, अमेरिका से त्रस्त है क्या? ऐसे अगले 3 महीने देखो में दोनों पक्षों के बीच में कई मीटिंग भी होनी है। देखिए, इंडिया हो या यूरोप हो या कोई भी कंट्री हो, अभी आजकल क्या है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए ना, लोग एक दूसरे को ज्यादा देख रहे हैं और पहुंच रहे हैं, क्योंकि एट द एंड को सबको धंधा करना है। और जिस तरह से ट्रम्प का बिहेवियर है तो सबको लग रहा है कि आगे जाके उनका रुख और कुछ होगा, तो हमारा वहां अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो कहीं तो जाना पड़ेगा। और इंडिया सबसे पॉपुलेटेड, कह सकते हैं पॉपुलेशन में नंबर 1 है, तो ऑफ कोर्स इंडिया को तो एक बड़ा मार्केट है, तो यूरोप हमेशा देखना चाहेगी। और आप देखो इंडिया भी अभी बाकी सब कंट्रीज की तरफ जा रहा है, 40 कंट्री के ज्यादा वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो 50% टैरिफ लगे तो कहीं ना कहीं तो सेल करना पड़ेगा। तो मैं तो पूरा, मुझे तो लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ डील अच्छी होगी और करनी होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी यूएसए पे भरोसा नहीं कर सकते। वी नीड डिफरेंट एवेन्यूज एंड यूरोप इज वन ऑफ अ बिगर, कह सकते हैं ना कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां हम लोग अच्छा सेल कर सकेंगे, और वहां एक तरह से ना अपना ऑलरेडी रूट्स है। सो मेरे हिसाब से आई थिंक बोथ फॉर यूरोप एंड इंडिया इट्स अ गुड वन। अगर कुछ होता है तो आई थिंक 17 सितंबर आप शायद खुशखबरी देख भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो यूरोप से जुड़े हुए शेयर हैं, लाइक टाटा मोटर्स, आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टाटा स्टील पिछले वीक का स्टार परफॉर्मर था, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाकर चलता रहा। अपोलो टायर्स, मदरसन सुमी, इनमें ऑटो की तरफ तिलक लग गया कि ऑटो शेयर चला, तो इसलिए सारे ऑटो एंसिलरी भी थोड़े बहुत चल गए। लेकिन एक्चुअल विनर कौन से होंगे जब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी? अभी शुरुआत हो रही है इस वीक से, लेकिन शुरुआत के बाद जब ये अच्छे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, तो कौन से शेयर खरीद के रख लें अभी से? देखिए, शेयर तो अगर मैं सच बोलूं तो मुझे बेनिफिशियल तो ऑफ कोर्स ये ऑटो मोबाइल्स एंड ऑटो इनसे ज्यादा लगे हैं, लेकिन वो सब स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एक्चुअली टाटा मोटर्स इतना बड़ा नहीं है, टाटा मोटर्स की खुद की दिक्कतें ज्यादा है। जैगुआर लैंड रोवर के नंबर्स ही अच्छे नहीं आए, खास करके यूरोप के और चाइना के अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर ये कुछ ट्रीटी होती है और अगर कुछ चीजें बाहर आती है और टैरिफ में भी कुछ, यानी कुछ ना कुछ कंसेशन मिलता है, तो आई थिंक टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रेडार में रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफी नीचे है। ऑफ कोर्स उसके कुछ और ही इश्यूज है, लेकिन आगे जाके डीमर्जर की बात है एंड ऑल दैट, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर एक शेयर है जो आई थिंक अगर 1-2 साल रखोगे तो इस लेवल पे अभी भी इतना भागा नहीं। आप देखो एम एन एम, मारुति, वो सब काफी भाग चुके हैं।
और ऑटो एंसिलरी में भी जैसे मदरसन सुमी और वो सब है, क्योंकि वहां भी अगर आप देखो तो टैरिफ का मामले के वजह से यूएस में भी काफी एक्सपोर्ट हो रहा है और ऑफ कोर्स यूरोप में भी हो रहा है, तो वहां भी इश्यूज है। तो ऑटो एंसिलरी भी एक ऐसा स्टॉक है, वो देखे। केमिकल दूसरा एक सेक्टर होगा जो ध्यान में नजर आना चाहिए, क्योंकि केमिकल में भी यूरोप एक बड़ा मार्केट है। केमिकल स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल्स इतने बड़े नहीं है, और जैसे दीपक नाइट्रेट ले लो, एसआर ले लो, वो काफी ऑलरेडी अभी डाउन है। तो वो भी थोड़े रेडार में रहने चाहिए। कहते हैं ना, बॉटम अप अप्रोच करके थोड़ा अगर रिस्क ले सके और थोड़ा पेशेंस है तो आप ये भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है। इस बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू विवेक। विनीत सर, देखिए, दो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तपन जी के साथ। एक, जो भारत यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, अब शुरुआत हो रही है उस पर बातचीत की। दूसरा कि जो अमेरिका में जो एक राइट विंग की जो लेडी हैं, उन्होंने जो एक ट्वीट किया था, या उन्होंने कुछ लिखा था अपने सोशल हैंडल पर कि भारत की आईटी कंपनियों को जो आउटसोर्सिंग के ऑर्डर मिलते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ऑर्डर नहीं मिले इंडियन जो अमेरिकन आईटी कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको इस तरह के बातें की जा रही हैं। और उन्होंने अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग भी की थी जो अमेरिका के टॉप सीईओज थे उनके साथ, जिसमें मेजरली आईटी और टेक से ही जुड़े हुए लोग ज्यादा थे। विनीत सर, आपका क्या मानना है, ये अमेरिका क्या करके मानेगा? आईटी को हमारे छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा? दूसरा, ये यूरोप हमें कुछ सहारा दे पाएगा? नहीं, जितना कंसंट्रेशन यूएस मार्केट में है वो रिप्लेस करना एब्सोल्युटली डिफिकल्ट है, नंबर वन। नंबर टू, आपको यूएस मार्केट बेस्ट इन क्लास मार्जिन देती है। उतना वर्कफोर्स रेप्लिकेट करना, रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और उससे सब आईटी कंपनीज को दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। एंड देखिए, मैं 2 साल से आपके हर एक शो में बता रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए, और वो मैं मेंटेन करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज है जो हम कंसिडर नहीं कर रहे, और ना ही कंपनियों ने कुछ एक्शन लिया है कि वो डाइवर्सिफाई करे। एक कंपनीज की जितने भी मैनेजमेंट्स है उनमें आप देखोगे एक प्रकार की इनर्शिया है टू एक्ट। ना उन्होंने कभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जोर दिया, ना उन्होंने अमेरिका से बाहर डाइवर्सिफाई करने की सोची है। तो अभी ये दोनों सरकार और इन कंपनियों की गलती है, और उनको ये मार्केट कैप में जो इरोजन आने वाला है उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का भी एक बयान आया है कि रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, और तभी पुतिन को हम टेबल पर ला पाएंगे बातचीत के लिए। और उसके लिए हमें यह भी जरूरी है कि रशिया से जो तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाए। उसमें हमें यूरोप का साथ चाहिए। और उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए जिन देशों का नाम लिया, उसमें इंडिया शामिल है। और उन्होंने इंडिया और अन्य देश बोले, तो मतलब कि जाहिर है कि या तो ये दूसरे देशों को धमकी दी जा रही है, क्योंकि इंडिया पर तो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लग ही गया रशिया के नाम का। लेकिन अब और बाकी देश भी रडार पर आएंगे, टर्की, चाइना, ये सभी भी आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई है। विनीत सर, ये चीज बताएं कि ये जो अमेरिका की एक तरफ स्ट्रेटेजी है कि पुतिन को, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ उनकी टीम कुछ नेगेटिव बोलती है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नेगेटिव बोल रहे थे और उनकी टीम पॉजिटिव बोल रही थी। ये दोनों कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी इस चीज को कैसे माने कि अगर रशिया लगातार अटैक कर रहा है जिस तरह से यूक्रेन पर, और पुतिन अनस्टॉपेबल लग रहे हैं, ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को और पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, या बाकी देशों को भी पनिशमेंट मिलेगा?
नहीं, और कितना पनिश करोगे इंडिया को? हो चुका है, आप जितना कर सके थे आपने कर दिया। अभी और एक $300 बिलियन का इंडस्ट्री को आप चैलेंज करोगे, उनका भी नुकसान होने वाला है ना। इंडिया भी रिएक्ट करेगा। इंडिया भी उनका जो सर्विसेज बिजनेस है इंडिया में से बहुत उनको इनकम जाती है, वो भी तो रुकेगी ना। उनको भी तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से कुछ मेजर्स लिए जाए ताकि उनके जो प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट ना कर पाए वो। ऐसे भी कोई मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ मुझे मालूम है, लेकिन ये लॉजिकल आउटकम है। अगर वो अपने लोगों को बैन कर रहे हैं उनकी कंट्री में, तो हम भी उनके अगेंस्ट ट्रेड वॉर एस्केलेट करेंगे। अ, तपन जी, आपका क्या मानना है सर? ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ये जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया रशिया से सस्ता तेल खरीद खरीद के, भारत सरकार ने एक पेट्रोल डीजल की प्राइस अगर आप पिछले 2-3 साल से देखो तो लगभग फिक्स कर दी है। उसके नीचे नहीं आ रही, उसके ऊपर नहीं जा रही। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक फायदा मिल गया कि हमें पता है कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस पे हमें सारा ताकत लगाना है, और वो बाइंग प्राइस उनको रशिया से डिस्काउंट मिल रहा था। अब ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इतना ही ऐसा पीरियड एंजॉय कर पाएंगे? इनके शेयरों का भविष्य क्या लग रहा है आपको? जी, जैसे विनीत जी ने कहा कि नो ओवरऑल अभी तो मुझे नहीं लगता कि एडिशनल टैरिफ भी लगे, क्योंकि थोड़े ट्रम्प साहब तो थोड़े नर्म पड़े हुए। और आगे जाके जिस तरह से इंडिया चाइना और रशिया का अगर आप देखो, वो जो फोटो सेशन हुआ एससीओ समिट से, उससे थोड़े यूएस में थोड़ी घबराहट तो हुई कि ये अगर अलग ही ब्रिक्स कंट्री खड़ी रह गई तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े नर्म पड़ेंगे। हाँ, अभी दूसरा एक कंट्री कौन सा है जो बड़ा तेल लेता है, वो है चाइना, और एक है रशिया, सॉरी यूरोप, जो एलएनजी लेता है। तो आई डोंट थिंक कि उन पे वो टैक्स लगाने वाले। चाइना पे तो लगा ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है यूएस की, नहीं तो लगाना होता कब का लगा दिया होता। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बोलने की बात है, आगे जाके कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपना अभी स्टैंड पीछे नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑयल और इंपोर्ट करने लगे रशिया से, तो वो दिखा रहा है कि दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यूएस इज सेइंग। और वैसा ही स्टैंड मोदी जी ने, और मोदी जी ने 4 बार फोन नहीं उठ के ऊपर से ये अपना इंपोर्ट और बढ़ा दिया है। ऊपर से ये एससीओ समिट में ये खास करके वो फोटो सेशन किया, तो वो हर चाल अच्छी तरह से खेले कि जिससे यूएस थोड़े ऊपर नीचे हो। और अभी लग रहा है कि आई थिंक कुछ ना कुछ डील होगी, शायद 1-2 महीने में, नवंबर में एंड तक, जो पीयूष गोयल जी ने बोला है। मुझे नहीं लग रहा है एडिशनल टैरिफ लगेंगे। ये सब सिर्फ बोलने की बात है, और जितना डैमेज होना तो ऑलरेडी 50% में हो चुका है, इससे ज्यादा क्या होगा। अभी अभी तो हमें बस वही है, जैसे यूरोप की डील हो रही है, बाकी सब डील अगर हो जाए, थोड़ा हमें वहां से कंसेशन मिल जाए। अदरवाइज द थिंग्स आर ऑलरेडी डैमेज, इससे ज्यादा क्या डैमेज होगा। ठीक, तो डैमेज और नहीं होगा। ओपेक तेल का प्रोडक्शन लेकिन बढ़ा के आपके डैमेज को थोड़ा सा शायद कम भी कर दे, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है। और 1.37 लाख बैरल का प्रोडक्शन पर डे का बढ़ाया जा रहा है। ओपेक की तरफ से कल मीटिंग हुई थी, और उसमें जल्द से जल्द, इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोडक्शन केवल बढ़ाना अभी के लिए नहीं है, इससे ज्यादा भी प्रोडक्शन बढ़ाने का उनका टारगेट है। 1.65 लाख बैरल, जो कि उन्होंने जब प्रोडक्शन कट किए थे, तो अब उसको रिज्यूम करने की बातें हो रही हैं धीरे धीरे करके। अगर हम इसका इम्पैक्ट भी देखें कि अराउंड मई से आई थिंक ओपेक का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है हर मंथ, और हर मंथ उनकी मीटिंग होती है, और अगले मंथ के लिए वो प्रोडक्शन कोटा जारी करते हैं कि इतना प्रोडक्शन हम और बढ़ा देंगे, जिसके चलते कि हमने देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में 12% की गिरावट देखने के लिए मिली है पिछले पूरे इस साल में। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सर क्रूड पर आउटलुक आपका, कंसीडरिंग कि ये ओपेक की जो मीटिंग्स हैं और प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, और इनकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा जो ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, गल्फ ऑयल, कैस्ट्रॉल, इस तरह की जो कंपनियां, उन पर कुछ इम्पैक्ट्स हो? देखिए, ऑयल एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है, बाकी सब कमोडिटीज एक्सप्लोर हो रही है। ये ना कभी ऊपर जाने वाला ही है, तो हमें ज्यादा इसमें मंदी नहीं ढूंढनी चाहिए। ये जो अभी ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ा है, ये करेंगे ताकि प्राइस ज्यादा गिरे ना। देखिए, वो हमेशा ओपेक का मानना ये रहा है कि प्राइस कितनी फर्म रहे, तो जितना वर्ल्ड को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो वैसे प्राइस बढ़ाएंगे। बहुत ही
बहुत ही गंदा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है ऑयल को लेके, और रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने का यही तरीका है। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट, एक हेडलाइन थी कि विच विल होल्ड आउट फर्स्ट, यूक्रेन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी या यूक्रेन सॉवरेनिटी। तो रेस अगेंस्ट टाइम है, उनको समझ में आ रहा है कि नाउ और नेवर है, तो वो चाहेंगे कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स होए। और जब तक इंडिया उनसे तेल लेती रहेंगी तो इंडिया के ऊपर और आक्रामक होते रहेंगे। तो इंडिया इज टेकिंग कोलैटरल डैमेज इन द यूक्रेन रशिया वॉर, और इसीलिए मोदी जी भी इन्वॉल्व हो चुके हैं नेगोशिएशंस में। यूरोप ने उनको इनवाइट किया है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। और अगर आप यूरोपियन गवर्नमेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि सिचुएशन बहुत डायर है, आपको यूक्रेन को सहायता नहीं करनी चाहिए, तो ही कुछ उसमें से रास्ता निकल सकता है। तो मुझे लगता है, और यही आगे की डायरेक्शन है, और उसके पीछे ही इंडिया EU FTA भी साइन होता रहे। तो ऑयल एंड गैस पर काफी बात हो गई है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं जापान की तरफ से। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया संडे को, और जुलाई में उनकी पार्टी को अपर हाउस में ऑलरेडी शिकस्त मिल चुकी थी। तो ये तो कंफर्म था, लेकिन वो अमेरिका से डील करने तक के लिए प्रधानमंत्री बने हुए थे, इस पद पर बने हुए थे। कुछ दिन पहले ही जापान अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है। अब जापान पर 15% टैरिफ भी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आज जापान का मार्केट करीब 1.25% ऊपर चला गया। विनीत सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल थोड़ा ज्यादा ट्रैक करते हैं सर, ये आज जापान के मार्केट में हुआ क्या सर? इस खबर से हुआ कुछ? नहीं, देखिए जो ग्लोबल वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बनाना चाहते हैं, वो इस्लामिक फोर्सेस को यूज कर रहे हैं। जो नेशनलिज्म वाली कंट्रीज है, जिनका नेशनलिटी जागरूक है, उनको क्वेल करने के लिए वो अलग अलग गवर्नमेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो लोग इस्लामिक अनकंट्रोल्ड इस्लामिक माइग्रेशन को प्राधान्य दें। और ये बहुत एग्रेसिवली मीट हो रहा है जापान में, और इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। बहुत नेशनलिस्टिक फोर्सेस उधर है, उनकी पार्टी स्प्लिट हो जाती थी, और जिस कारण से उन्होंने रिजाइन किया है उसकी वजह से जापानी लोगों को अपने गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस आ रही है और मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। एक और खबर सर, इंटरनेट हुआ धीमा। ये थोड़ी सी खबर इस समय चल रही है, और रेड सी केबल आउटेज से इंटरनेट पर असर पड़ा है। रेड सी केबल के 4 ऑपरेटर हैं, जिसमें कि टाटा कम्युनिकेशन भी एक ऑपरेटर है। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया में इंटरनेट स्लो पड़ा है। भारत, पाक, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश पर इसका असर हो सकता है। हालांकि इंडियन कंपनीज ने अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि हुती संगठन के चलते कुछ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की और आउटेज होने की अटकलें हैं। तपन भाई, ये बताएं, ये जो अगर इंटरनेट स्लो हो गया तो कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ने वाला है? वैसे तो टेलीकॉम की 3-4 ही कंपनी है, लेकिन उससे एसोसिएटेड कंपनियां भी कुछ हैं क्या? नहीं, आई थिंक इससे आई थिंक डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर स्लो भी हुआ है तो मे बी फ्यू आवर्स के लिए या एक 1 डे के लिए, आई थिंक डोंट थिंक उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अनलेस अनलेस कोई हैक हो जाए या ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सो प्लस इसमें ज़्यादा कंपनीज तो आपको भी पता है, टाटा है, वोडाफोन है, और ये एयरटेल है, और बाकी सब अगर आप इंडस टावर वो सब ले ले। पर आई डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये थोड़ा इंट्राडे के लिए थोड़ी मूवमेंट आएगी, बाद में वापस ठीक हो जाएंगे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है एक्सपोर्टर्स के साथ आरबीआई की 11 सितंबर को, जिसमें कि माना जा रहा है कि रिलीफ के लिए आरबीआई गवर्नर से सारे एक्सपोर्टर्स मिलने वाले हैं, अपनी समस्या बताने वाले हैं। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव ऑलरेडी बता दिया है कि क्या वो सोच रहे हैं। लोन पेमेंट की जो म्याद है, जो टेन्योर है, उसको बढ़ाने की मांग करने जा रहे हैं। पैनल इंटरेस्ट को माफ करने की डिमांड करने जा रहे हैं। एनपीए क्लासिफिकेशन में जो 6 महीने बाद जो एनपीए बन जाता है, उसमें ढील देने की बात है, क्योंकि उनके जो एक्सपोर्ट पेमेंट है अमेरिका के टैरिफ की वजह से थोड़े से फंस गए हैं। एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि रुपए का लेवल 103 आ जाए, तो वो अमेरिका वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो टैरिफ लगा है, डॉलर के मुकाबले रुपए का मौजूदा स्तर करीब 88 के पार है। विनीत सर, ये एक्सपोर्टर रुपए को कमजोर करना चाह रहे हैं,
और देखिए, उनको अपना धंधा बचाना है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि 103 आ गया तो देश में हाहाकार जरूर मच जाएगा कि रुपया इतना टूट गया। दूसरा, जो उनकी बाकी डिमांडें हैं जो आरबीआई गवर्नर से वो करने जा रहे हैं, सर इतना लगता है कि इनको कितना बड़ा पैकेज देने की क्षमता रखती है इस समय आरबीआई या भारत सरकार, कितना, और मिल भी गया अगर इन्हें कुछ थोड़ा बहुत, तो उनसे शेयर चल पाएंगे जो गिर गए हैं? नहीं, देखिए, आप रिलीफ दे रहे तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हो ना। गवर्नमेंट उतना ही रिलीफ देगी जहां पे डैमेज कंट्रोल हो सके। इस समय तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको काफी इंसेंटिव्स दिए हुए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो उसके आगे मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सपोर्ट आएगा। और इसमें मुझे लगता है कि आपको ये शेयर ज्यादा चलने की नहीं लगते। मुझे लगता है सेल ऑन न्यूज हो जाएंगे इस पर सब स्टॉक्स। सेल ऑन न्यूज हो जाएंगे सर। तो अभी र्यूमर जब शुरू हुई है, मतलब र्यूमर क्या, सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो अभी खरीद लें एक बार, गिरे हुए नीचे। देखिए, आप स्टॉक क्यों खरीदते हो? ग्रोथ के लिए खरीदते हो ना। आपको ग्रोथ कहाँ मिलेगी इसमें? और सबके वैल्यूएशन इतने हाई है तो वैल्यू वैल्यू बाइंग भी नहीं हो रही इसमें। तो आपको इनको अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है विनीत सर, आज आप सर शॉर्ट नोटिस पे जुड़े। थैंक यू सो मच विनीत सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर। और देखिए, इस हफ्ते सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें माना जा रहा है कि महंगाई दर 1.55% से बढ़कर 2.15% हो जाएगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं जुलाई के मुकाबले अगस्त महंगा बीतने वाला है, ये आंकड़े बताने वाले हैं। तपन जी ये बताएं, आंकड़े बताएंगे 2% महंगाई, 1.5% महंगाई पिछले महीने थी। आई थिंक उतनी ज्यादा टेंशन तो नहीं होगी आरबीआई गवर्नर को, क्योंकि मॉनसून तो ठीक ठाक रहा है। लेकिन अब जो सितंबर वाला मॉनसून है ना, वो डैमेजिंग भी बन चुका है, तो ये थोड़ा सा डरा भी रहा है कुछ लोगों को। आप बताएं सर, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े से डरेंगे या आप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, इन्फ्लेशन के आंकड़े तो कहना ऑल टाइम लो के बराबर है यार। 1.5 का 2 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल बिलो आरबीआई का जो गाइडेंस होता है उसके नीचे है। तो आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस अनलेस वो 4 के ऊपर चलना है चालू हो जाए, 3.5 4 के ऊपर, तब आरबीआई को टेंशन होती है। हाँ, लेकिन आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि मैक्रो लेवल पे ये जो ट्रम्प के टैरिफ के इश्यूज है, बहुत सारे और इश्यूज चल रहे हैं, जिसके वजह से प्लस आई थिंक वो फेड के जब रेट कट होगा, आई थिंक उसके बाद शायद हम लोग फॉलो करेंगे। नॉर्मली हम लोग यूएस को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो देखना पड़ेगा कब फॉलो होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आरबीआई को अभी इन्फ्लेशन की चिंता है। अभी टेंशन वही है कि जो जो जैसे आपने बोला, एक्सपोर्ट के जो पैकेजेस अनाउंस होंगे और कितने पैकेजेस अनाउंस करने हैं वो देखना पड़ेगा। और एनपीएस का क्या इशू होता है, क्योंकि ये सब बैंक्स, ये सच बोलता हूँ तो ये बहुत बड़ा इशू है अपने पास, अभी हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये जितना, अगर जिस तरह से पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि नवंबर तक खींच सकते हैं, तो भाई ये तो 3 महीने में, तो 2 महीने में बहुत सारे कंपनियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत ही बड़े कॉलेप्स होने वाले हैं। गवर्नमेंट सेल्स तो बढ़ा नहीं सकती, बहुत तो बहुत क्या होगा कि भाई आप लोन रिपेमेंट में आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट बढ़ा देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल जो लॉस होगा वो बड़ा होगा। मुझे पता है, यहाँ सूरत में, राजकोट में, मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से जॉब्स जा रही है। तो वो बड़ा इशू है, और वो आरबीआई के दिमाग में भी चले गए, क्योंकि इससे एनपीए बनने के चांसेस हो जाते हैं सभी कंपनियां, बैंक्स के, जो जो पब्लिक सेक्टर बैंक खास करके। तो आई थिंक आरबीआई के लिए वो ज्यादा चिंताजनक है। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, तो वो टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा ट्रिकी हो गया है आरबीआई के लिए कैसे रेट कट हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से रेट कट आएगा, जैसे ही फेड का कट आता है आरबीआई भी रेट कट करेंगे। तो बाकी सब डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है।